चलिए, सभी विद्यार्थियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। स्वागत करता हूँ आपका इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 9th के लिए हम बात कर रहे हैं 9 A, B और C की। थोड़ा ध्यान से समझिएगा हर बात को। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो कोर्स है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो NCERT का हो रखा है। पिछला जो कोर्स है वो आपका काम नहीं आएगा, और उसी के अंतर्गत जो है हम बात कर रहे हैं आपकी कोर्स की, जिसमें हम बात करेंगे आपके हिंदी की, जिसमें अगला टॉपिक होगा हमारे कारक। देखिए, हमने संज्ञा की बात की थी, और संज्ञा में मुझे लगता है कि पहले थोड़ा जो संज्ञा है वो अधूरा रह गया था, उसकी हम बात कर लेते हैं। संज्ञा में मैंने आपको व्यक्तिवाचक बताया था। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत मैंने आपको उदाहरण दिए थे, और उदाहरण में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको 4 उदाहरण स्वयं लिखने हैं। उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। दूसरा जो है जातिवाचक। जातिवाचक की मैंने परिभाषा आपको लिखा दी थी। जैसे जातिवाचक की क्या परिभाषा है? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को दर्शाते हैं, समूह को दर्शाते हैं। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि इसी में आपके समूह और द्रव्यवाचक इसी में सम्मिलित होते हैं। और जैसे कि अब समूह में, जैसे मैंने बताया था, जैसे उदाहरण आप स्वयं लिख सकते हैं। जैसे छात्र है, नेता है, महिला है, पुरुष है, ठीक है जी, गाय है, भैंस है, ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, ये वो नाम है जो समूह को इंगित कर रहे हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक हो जाता है। तो उसके बाद में जो आपका तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? अगर समझने की दृष्टि से बात करें तो भाववाचक का अर्थ होता है ये जो मन के भाव हैं, यही भाववाचक में जाएंगे, जिनको आप नाप तोल नहीं सकते। नाप तोल नहीं किया जा सकता, नाप तोल नहीं किया जा सकता। अब जिनको आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, एक सिंपल सी भाषा में अगर हमें व्यक्ति, जाति और भाव के बीच के में भेद अगर स्थापित करना है, तो हम इस लाइन को अगर याद रखें कि जिन चीजों का, जिन नामों का हम नाप तोल नहीं कर सकते, वो सारी जाएगी भाववाचक में। जैसे अगर हम बात करें मिठास, तो मिठास को आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, क्रोध, दुख, सुख, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप नाप तोल नहीं सकते। ये जो लाइन है, नाप तोल नहीं सकते, ये केवल समझाने के उद्देश्य से है। यानी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्द जो मन के भावों को दर्शाते हो, ये चीज जो मैंने बताई है आपको, ये केवल समझाने के उद्देश्य से है। अगर हम भेद करना चाहते हैं तीनों के अंदर, तो हम इस लाइन को याद रखें कि नाप तोल नहीं किया जा सकता। तो नाप तोल नहीं किया जा सकता, इट मीन्स हम भाववाचक जाति में और व्यक्ति में भेद कर पाते हैं, ठीक है। और आपको कॉपी में जो परिभाषा लिखनी है वो ये लिखनी है कि ऐसे शब्द जो मन के भावों को दर्शाते हो। उदाहरण है मिठास, बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, क्रोध, सुख, दुख, घृणा, ठीक है। क्रोध लिखा दिया मैंने, क्रोध, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप नाप तोल नहीं सकते, या ये जो है मन के भाव होते हैं, वो सारे शब्द किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। तो ये थी आपके संज्ञा, जिसके अंतर्गत हमने व्यक्तिवाचक को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने जातिवाचक को पढ़ा, और जिसके अंतर्गत हमने भाववाचक को देखा। तो ये है, आपको क्या करना है? जातिवाचक उतारना है, भाववाचक में ये परिभाषा आपको उतारनी है, ठीक है। उसके बाद में ये उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, उसके बाद में यहाँ पर हमारी संज्ञा कंप्लीट होती है। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो एक शुरुआती है और किसी भी कक्षा में व्याकरण की शुरुआत करने के लिए आधार जो है वो है संज्ञा। अगर आपको संज्ञा नहीं आती है, संज्ञा हमें नहीं आती है, तो हम बाकी जो सारी आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जान नहीं सकते। तो ये बेस था और इसको जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अनुसार जो है कारक। कारक अगर आपको आते हैं तो कारक से आप क्या सीख पाएंगे? अगली सीढ़ी है समास की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारक अगर हमें याद होंगे तो हम समास आराम से कर पाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कारक की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, कारक क्या होता है, ठीक है। कारक जो है मूल रूप से आपको अभी उतारना नहीं है, अभी केवल बोर्ड के ऊपर आपको समझना है। मूल रूप से ये चिन्ह होते हैं जो संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं। अब देखिए, मैंने इस परिभाषा को लिखा है। इस परिभाषा में मैंने क्या लिखा है कि ये मूल रूप से ये चिन्ह होते हैं जो संज्ञा का, अब संज्ञा क्या होती है हमें आता है, क्रिया क्या होती है ये हमें पता है, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सारी क्या है, ये सारी क्रियाएं हैं। तो संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं। अब संबंध कैसे स्थापित करते हैं? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं परिभाषा जो मैंने लिखी है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परिभाषा है कि भाई संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक। अब देखिए कैसे, जैसे राम छत पर खेलता है, राम छत पर खेलता है। अब इस वाक्य के अंदर संज्ञा क्या है? काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ठीक है जी। अब जब राम काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो खेलना क्या हो गई? क्रिया। राम क्या हो गया? संज्ञा, ठीक है। अब देखिए, अब जो राम कार्य कर रहा है खेलने का, ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि राम जो है छत के ऊपर जो है खेल रहा है? वो ये शब्द है पर। अगर इस पर को हम हटा दें एक सेकंड के लिए तो राम छत खेलता है, यानी हमें ये नहीं पता लग रहा कि राम जो है खेलने की क्रिया कहां पर कर रहा है। अगर हम इस पर को लगा देते हैं, इस पर को लगा देते हैं, तो इस पर को लगाने पर हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संज्ञा का क्रिया से क्या स्थापित हो जाता है? संबंध। तो इस हिसाब से ये पर क्या हो गया? ये हो गया कारक। ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने परिभाषा लिखी, मूल रूप से ये चिन्ह होते हैं जो संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं। अब संबंध कैसे स्थापित करते हैं कि जैसे मैंने वाक्य लिखा, राम छत पर खेलता है, कि राम का संबंध खेलने से किसने स्थापित किया? इस पर ने किया। अगर हम एक सेकंड के लिए पर को हटा दें तो हमें यह पता नहीं लगेगा कि राम जो खेलने की क्रिया कर रहा है वो कहां पर कर रहा है। अगर हम इस पर को लगा देते हैं तो अब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि राम जो क्रिया कर रहा है वो छत पर कर रहा है। यानी ये जो पर है ये क्या है? ये कारक है जो हमें संज्ञा का क्रिया से संबंध बता रहा है। तो ये है परिभाषा। आपको परिभाषा नोट डाउन करनी है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद हम आज केवल 2 कारक की बात करेंगे, उसके पश्चात हम अगले वीडियो में आगे के कारकों की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कारक के प्रकारों की। कारक के कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं भाई? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, फिर एक एक को अपन समझेंगे। मैं केवल लिस्ट उतारने का काम नहीं करूंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि कर्ता कारक है तो क्यों है। आज तक हमने केवल रटाई है कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन इसके अंदर जाकर ये नहीं सीखा है कि ने का प्रयोग क्यों होता है। तो हमें ये चीज सीखनी है, इसलिए मैं आपको एक बार तो लिस्ट बता देता हूं। कर्ता कारक, इसका पहचान चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका पहचान चिन्ह है को।
तीसरा है करण कारक, इसका पहचान चिन्ह है से और के द्वारा, दो चिन्ह आएंगे इसके, ठीक है। और काफ़ी नई चीज़ आपको कारक में सीखने को मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में भी दो चिन्ह हैं, को और के लिए, तो काफ़ी नई चीज़ों से आप परिचित होंगे। पांचवा है अपादान। अपादान कारक, इसका भी पहचान चिन्ह है से। उसके बाद में है संबंध। संबंध कारक, इसका पहचान चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, ठीक है जी, रा, रे, री, ठीक है। उसके बाद में है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका पहचान चिन्ह है मैं और पर, और अंतिम है वो है संबोधन कारक। वो है संबोधन कारक, इसका पहचान चिन्ह है हे, अरे, ओ। तो ये है आपके, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे इन दो की, ठीक है जी। इसको फटाफट आप उतार लीजिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता किसको कहते हैं, और ने प्रयोग चिन्ह होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कर्ता की। कर्ता का पहचान चिन्ह है ने, यानी उपयोग कहाँ होता है, यानी इसका अर्थ क्या है, कार्य को करने वाला। यानी कर्ता कौन होगा, जो कार्य को करेगा। जैसे हमने वहां देखा था कि राम छत पर खेलता है, तो खेलने का कार्य कौन करता है, क्रिया का मतलब क्या है, कार्य। तो जो क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे राधा ने पीटा, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, पीटना। देखो समझना ध्यान से, ठीक है। कौन कर रही है, राधा, तो ये क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। तो कौन सा कारक हो गया इसके अंदर, इसके अंदर हो गया कर्ता कारक, क्योंकि काम कौन कर रही है, राधा कर रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। उसी के बाद में अगला उदाहरण, हरीश ने भोजन बनाया। हरीश ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है, ये तो हो गई क्रिया। अब काम कौन कर रहा है, देखो कार्य को करने वाला कौन है, हरीश, तो यहां पर ये हो गया कर्ता कारक, ठीक है। इस लाइन को अपन को याद रखना है, ये ध्यान रखना, हर एक कारक के अंदर ऐसी लाइन जरूर आएगी, तो उन लाइनों को अपन को याद रखना है। तीसरा उदाहरण है, रमा ने पत्र लिखा, ठीक है। लिखने का काम कौन कर रही है, रमा कर रही है, तो कारक किस में होगा, इसके अंदर। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। क्यों है, क्योंकि कार्य को करने वाला कौन है, रमा। देखो हमें हर चीज में क्यों और कैसे का जवाब स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम कारक सही से कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए। तो कौन सा कारक, कर्ता कारक की बात कर रहे हैं, पहचान चिन्ह है ने, इसका अर्थ क्या होता है, कार्य को करने वाला। अब देखिए, राधा ने पीटा, क्रिया क्या है, पीटना, कौन कर रहा है, राधा, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। हरीश ने भोजन बनाया, भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है, हरीश, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। उसके बाद में रमा ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, रमा कर रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। चलिए, उसके बाद में उतार लीजिए। चलिए, उसके बाद में आज का अंतिम जो है हम कारक ले रहे हैं, अंतिम कारक जो है वो ले रहे हैं हम, वो है आपके कर्म कारक। दूसरा कारक है वो है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक का पहचान चिन्ह होता है को, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। अब ध्यान से समझना इस चीज को, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। देखो अभी समझ में आएगा। उदाहरण, राधा ने कृष्ण को पीटा। अब ध्यान से समझना, देखो इस वाक्य में क्रिया क्या है, पीटना। कौन कर रहा है क्रिया, राधा कर रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक, ठीक है। अब देखो, पीटने का प्रभाव जो है, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है,
कृष्ण पर पड़ रहा है। यानी पीटने का जो प्रभाव है, यानी पीटना क्या है? क्रिया। अगर मैं पीटने की जगह क्रिया बोलूं तो मैं गलत नहीं हूं। तो क्या कहा मैंने कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, यहां पर क्रिया क्या है? पीटना। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कृष्ण पर। तो यहां पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। यानी क्रिया का प्रभाव, क्रिया कौन कर रहा है? राधा। तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कृष्ण पर। तो कौन सा कारक? कर्म कारक। ये ध्यान रखिएगा। जैसे रमा ने राधा को पत्र लिखा, ठीक है। अब देखिए क्रिया क्या है? लिखना। कौन लिख रहा है? रमा। तो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक, ठीक है। अब प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लिखने का, राधा पर। तो यहां पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक पूछे जाते हैं। बस ये अपन को ध्यान रखना है, जो अपन से पूछा जाए वही कारक अपन को लिखना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कर्ता कारक कहां पर? जहां पर कार्य को करने वाला, तो कारक जो भी कार्य करेगा वो कर्ता कारक, और प्रभाव जिसमें पड़ेगा वो आपके हो जाएगा कर्म कारक। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला उदाहरण। जैसे हरीश ने कृष्ण को मारा। अब मारने का काम कौन कर रहा है? हरीश। तो यहां हो जाएगा कर्ता कारक। प्रभाव किस पे पड़ रहा है मारने का? कृष्ण पर। तो यहां हो गया कर्म कारक। आगे हो गया आपको बात समझ में? बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो है कर्म कारक। पहचान चिन्ह है इसकी इसका है वो है को। जो कार्य करेगा वो कर्ता कारक, प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो है कर्म कारक। बड़ा ही इजी है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। ये लाइन अगर हमें हर एक की याद रह गई, ठीक है, कि कर्म कारक का अर्थ क्या है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वहां पर हमेशा कर्म कारक होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।